बच्चों आज हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि किसी एक वेक्टर को उसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, स्प्लिट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपको दो तीन चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, यू नो वेरी वेल, और यूनिट वेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम इसमें लगाने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ की एक स्पेशलिटी होती है बच्चों कि आप कभी भी किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो अलग अलग वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, या कोई भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करके एक वेक्टर बना सकते हो। ये वेक्टर फैमिली में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आइए सीखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम एक वेक्टर ले लेते हैं बच्चों। सपोज वी हैव अ वेक्टर, इसे हमें रिजॉल्व करना है बच्चों। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। इसके लिए एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं हम। इस O पॉइंट से वेक्टर A इतनी दूर है, देखिए यहाँ पर है वेक्टर A। अब देखिए ये वेक्टर A बच्चों एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल पे है। तो आपको इसमें क्या क्या बातें पता चलने वाली हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि वेक्टर A का रिजोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं वो इसी वेक्टर A के हैं या नहीं है, इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि जो वेक्टर A O पॉइंट से स्टार्ट हुआ है बच्चों, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लेंथ है, ये लेंथ, इसे अगर आप मेज़र कर सकते हैं तो ये इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। और एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पर है, ये इसका डायरेक्शन है कि ये एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर है। तो ये दो बातें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बतानी है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर A जहाँ पर एंड हो रहा है वेक्टर A, वहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। फ्री हैंड से करना है आपको, यू डोंट रिक्वायर टू यूज स्केल। करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी यहीं से आप वाई एक्सिस पर भी इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो वेक्टर A जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए t सेकेंड्स के बाद, अब ये वेक्टर A का जो लोकेशन है वो ये है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट में होने वाले चेंज का नाम हमने रखा, वेक्टर A का x डायरेक्शन में होने वाला चेंज, इसका नाम है ax, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x में चेंज आया। इतना चेंज x में आया, किस डायरेक्शन में आया, x डायरेक्शन में आया। तो ये डायरेक्शन आप इसको एरो से दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया और इसके ऊपर भी एक एरो लगा दिया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करते हैं। इसी तरह से इस वेक्टर A का जो y कंपोनेंट होगा, यानी कि y डायरेक्शन में होने वाला जो चेंज होगा, ज़ीरो से बढ़कर ये यहाँ पर पहुँच गया, ये कोई वैल्यू होगी, इसका नाम हमने दे दिया कि ये A का y डायरेक्शन वाला मैग्नीट्यूड है। y डायरेक्शन इस तरफ है, ये रही y डायरेक्शन, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। इतना होने के बाद बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल जैसा डायग्राम है, यानी कि इन कंपोनेंट्स का हम नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स को। अब हमें देखना है कि जो दोनों कंपोनेंट हमने वेक्टर A के बनाए हैं, वेक्टर Ax एंड वेक्टर Ay, वेक्टर Ax x डायरेक्शन में है, वेक्टर Ay y डायरेक्शन में है, ये दोनों पार्ट इस वेक्टर A के हैं या नहीं है, इसको पक्का पता करने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब यहाँ पर आपको जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यहाँ पर आपको दिखाया, वो इस तरफ कहाँ लग रहा है, यहाँ ट्रायंगल तो नज़र आ रहे हैं दो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ट्रायंगल होना चाहिए ट्रायंगुलर लॉ के लिए, तो राइट एंगल भी है तो और अच्छी बात है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक वेक्टर इसमें दिखाई दे रहा है ये, और एक वेक्टर ये दिखाई दे रहा है। अभी वेक्टर A है, ये वेक्टर Ax है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है वेक्टर Ay, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, Ay होगा, उसकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ, ये भी इधर नॉर्थ की तरफ जा रही है, भी नॉर्थ की तरफ जा रही है, या y डायरेक्शन के ये पैरेलल हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये वाली जो शेप मैंने आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये बताइए आपको, वो यहाँ पर फुलफिल होती है। O पॉइंट से वेक्टर Ax स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड होता है, एरो जहाँ पर है, वहाँ से वेक्टर Ay स्टार्ट हो जाता है, वेक्टर Ay है, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये भी वेक्टर है, और ये वाला यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो गया, यानी एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड हुआ, दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ एंड हुआ, वेक्टर Ax वेक्टर Ay। तो ये दोनों तो वेक्टर A और वेक्टर B की जगह आ गए। और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द लास्ट पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरी लाइन, ये कंप्लीट इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा बच्चों। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगी, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर Ax प्लस वेक्टर Ay।
तो इस इक्वेशन से आपको क्या बात पता चलती है बच्चों, इस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि वेक्टर ए के जो हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे ए एक्स एंड ए वाई, वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई, उन दोनों को वापस अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें वेक्टर ए मिल जाएगा फिर से। तो ये आपको मिल रहा है। एक बात ये पक्की हो गई कि ये वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देख, जो दोनों कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई, इन दोनों में कितना एंगल है, एंगल कैसे पता करेंगे, एक्स एक्सिस पर वेक्टर ए एक्स है, वाई एक्सिस पर वेक्टर ए वाई है, दोनों एक्स और वाई एक्सिस पर हैं और दोनों एक्सिस हम जानते हैं सारी एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, किसी भी वेक्टर के जब आप स्प्लिट करेंगे, उसको दो वेक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स में जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, बोथ द कंपोनेंट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इतना होने के बाद बच्चों देखिए क्या करना है आपको, इस वेक्टर ए के हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, उसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हेल्प से वेरी इजीली वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और उसकी हेल्प से हमें बच्चों वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है इसमें वेक्टर ए को लिखने का तरीका उसके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में क्या होता है उसको समझने के लिए देखिए क्या करना है हमें, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखिए ये यहाँ सिंपल एक मैथमेटिक्स लगाएंगे, इस वेक्टर ए को अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए कैप। तो अब देखिए आप वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर ए को हम ऐसे ही लिखा रहने दे देते हैं और वेक्टर ए एक्स, किसी भी वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अगर आपको वैल्यू लिखनी है बच्चों तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो अगर आप वेक्टर ए एक्स के प्लेस पे ये चीज़ लिखोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ से देखकर आप लिख सकते हो, जैसे वेक्टर ए की जगह पर ए कैप है तो वेक्टर ए एक्स के लिए हो जाएगा ए एक्स कैप, ए एक्स यानी ए एक्स का मैग्नीट्यूड जो इतनी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, और प्लस ए वाई, वेक्टर ए वाई में भी आप ये ले लेंगे वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए वाई का यूनिट वेक्टर। ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी ए एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए एक्स कैप है, ये ए एक्स कैप हमें बता रहा है कि ए एक्स कैप एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए एक्स की डायरेक्शन में है, और वेक्टर ए एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस के ऊपर मिलने वाले यूनिट वेक्टर का नाम बच्चों आई कैप होता है, वाई एक्सिस पर मिलने वाले यूनिट वेक्टर का नाम जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के लिए इसका नाम है के कैप। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं आई जे के कैप। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस वाला ही है, उसका नाम है आई कैप, और वाई एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा जे कैप, स्मॉल लेटर्स में है ये यानी ये बताते हैं कि आई कैप एक्स एक्सिस के लिए है और जे कैप वाई एक्सिस के लिए है। इसी तरह जेड के लिए भी होता है के कैप। तो ये वाली वैल्यूज़ में हम इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक्स एक्सिस का ए एक्स की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर उसका नाम है, यहाँ पर जनरल रिजल्ट से हमें मिला है ए कैप से ए एक्स कैप। अब ए एक्स कैप का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए एक्स का है, और वेक्टर ए एक्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस में मिलने वाले यूनिट वेक्टर का स्पेशल नाम है आई कैप। तो हम इस ए एक्स कैप को बदलकर आई कैप कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे आई कैप, ए एक्स आई कैप, प्लस ऐसे ही वहाँ पर भी होगा आगे ए वाई, और फिर ए वाई कैप यानी ए वाई कैप वाई डायरेक्शन में मिलने वाला यूनिट वेक्टर जिसका नाम है जे कैप। इसको चेंज करके हम जे कैप कर देंगे। तो इस फॉर्म में बच्चों जनरली आपको कोई भी वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आई कैप जे कैप के कैप में ही आपको मिलेंगे। ये हमने 2D के लिए सॉल्व करा रिजोल्यूशन किसी एक वेक्टर का। अभी हमें उस वेक्टर को लिखना आ गया आई कैप जे कैप में। जो कंपोनेंट्स हमने ब्रेक किए हैं वो हमने पक्का कर लिया कि वो उसी वेक्टर के हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की इसमें हमने हेल्प ली। उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू मिल गई आई कैप जे कैप वाली 2D के लिए, और इसी वेक्टर ए का अब आप मैग्नीट्यूड इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हो, और किस डायरेक्शन पे है वो भी आप राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से निकाल लोगे। ये आपको वैल्यू इसमें बच्चों मिल जाएगी। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 2D के लिए है,
दिस इज फॉर 2D, दिस रिजल्ट इज फॉर 2D, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए है ये। यही अगर 3D के लिए होता तो फॉर 3D इसमें चेंज हो जाता बच्चों। अगर आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए कि वो कैसे आया है प्रॉपर प्रूफ इसी तरह से, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अदरवाइज सिंपली आप जो 2D से रिजल्ट मिला है, सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं बच्चों फॉर 3D, बस उसमें थर्ड डायमेंशन भी ऐड हो जाती है। इसका मैग्नीट्यूड अगर 3D के लिए लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड में भी यही हो जाएगा, जैसे ax² प्लस ay² प्लस az², ये 3D के लिए आपके पास रहेगा, थर्ड डायमेंशनल मोशन के लिए। तो ये बच्चों 2 रिज़ल्ट आपको मिले। अब इसके लिए एंगल कितना होगा 3D के लिए आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसका वीडियो जब आपको दूंगा तो उसका एंगल कैसे निकाला जाता है 3D के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी 2D के लिए देखिए कि एंगल कितने आसानी से आप निकाल सकते हो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इस ट्राइंगल से ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल से, कॉस, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी किसी से भी निकाल लीजिए। जनरली कॉस हम या कॉस और साइन ही यूज़ करते हैं। तो कॉस से अगर आप निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितनी है, देखिए थीटा जिस लाइन पर बन रहा है दैट इज़ बेस, यानी ये वाला लेंथ, और इस लेंथ का मैग्नीट्यूड है ax। जब भी मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे एरो मत लगाइएगा ऊपर, और जब आप वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हैं तब आपको एरो ज़रूर लगाना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी उस वेक्टर का लेंथ, स्केल कितना है, क्वांटिटी कितनी है उसकी। हाइपोटेन्यूज देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है जो वेक्टर a से है, उसका मैग्नीट्यूड है a, वेक्टर हटा देंगे a, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। यानी थीटा की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से कॉस इन्वर्स, कॉस उधर चला जाएगा इन्वर्स में, और ये वैल्यू हो जाएगी ax/a। ये इस तरह से आप इस वेक्टर का रेफरेंस पॉइंट से बता देंगे कि इतने थीटा एंगल पर ये है। इसमें एक छोटी सी बात और है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी वेक्टर के जब आप रिजोल्यूशन करेंगे तो आप हर बार x एक्सिस या y एक्सिस को बार बार बनाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपली आपको ये करना है, जैसे मान लीजिए यही वाला वेक्टर है, इसको मैं x और y तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन बार बार उसको लिखना नहीं है कि ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। अंडरस्टूड है कि वो x और y में ही आपके कॉम्पोनेंट ब्रेक हो रहे हैं, दोनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होंगे। तो उसमें करना क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर a है, इसी वेक्टर a को मैं देखिए 3-4 जगह बना देता हूँ। ये मैंने वेक्टर a बनाया, इसी को मैंने इधर दोबारा बना दिया। तो आप मान लीजिए आपके पास, आप इसको इस तरह भी रिजॉल्व कर सकते हैं, x एक्सिस आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये x एक्सिस है, और इसी x एक्सिस से 90 डिग्री पर y एक्सिस है। अब ये एंगल चेंज हो गया देखिए, यानी कि जब एक रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है किसी चीज़ को बताने का तो उसका लोकेशन भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि जो वेक्टर ax है, इसका जो मैग्नीट्यूड हम बार बार बहुत देर से ax कह रहे हैं, इस ax की वैल्यू कितनी है, तो इस ax की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये रही, ये जो आपने लाइन यहाँ पर लिखी है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। वो रिज़ल्ट ये होगा, देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। इसी तरह कोई आपसे y के बारे में पूछता है कि ay का मैग्नीट्यूड कितना है, ay तो हमें, अगर ay हमें नहीं पता तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमें a पता है, a के बारे में पता है, एंगल के बारे में पता है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में क्या करना है आपको, जैसे आपने कॉस लगाया, एक बार साइन लगाइए तो परपेंडिकुलर में ये आ जाएगा, देखिए ay, तो साइन आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड है ay डिवाइडेड बाई 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यानी कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है a। तो यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेगा ay इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिज़ल्ट हैं बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है किसी भी वेक्टर के जब आपको स्प्लिट करने हैं तो जिस एंगल पर जो उसका कंपोनेंट होगा, एंगल वाली लाइन में उसका हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा बच्चों, क्योंकि एंगल हमेशा बेस पर बनते हैं, मैंने पहले भी कहा था, और कॉस में बेस आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसलिए हमेशा जिस लाइन पर एंगल बनेगा दैट कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर विल बी कॉस कंपोनेंट, और उसी कंपोनेंट से 90 डिग्री पर होगा साइन कंपोनेंट उसी वेक्टर का। तो ये जो आपने कंपोनेंट अभी इसी वेक्टर का अलग तरीके से अलग एंगल पर ब्रेक किया, तो इसमें आपका ये वाला सीधा जो कंपोनेंट होगा
इसको आप सीधे मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो ये ए कॉस एल्फ़ा और उससे 90 डिग्री पर हो जाएगा ए साइन एल्फ़ा। इसी तरह कोई और भी वेक्टर अगर आप लेंगे, मान लीजिए ये एक वेक्टर आपने लिया है, वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर है, और आपने इधर एक एक्स एक्सिस ले ली, ऐसे ले लिया आपने एक्स एक्सिस, ये एंगल है आपका अब बीटा, तो इस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर वाई एक्सिस है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बच्चों इधर भी है, ये भी 90 डिग्री है, ऐसे करके ये भी 90 है, तो हमने इधर ही क्यों बनाया। आपको याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी वेक्टर का जब कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हो तो एक कंपोनेंट आपने जिधर ले लिया, उस कंपोनेंट और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा, दोनों कंपोनेंट में तो 90 डिग्री का एंगल होगा, उस 90 के बीच में ही रिजल्टेंट पड़ना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अब अगर देखिए आपने इसको इधर ले लिया होता, इस तरफ x और ax से ये 90 पर अगर आप इसे ay लेते तो फिर आपका ट्रायंगुलर लॉ फुलफिल नहीं होता बच्चों, और इस वेक्टर a का ये कंपोनेंट नहीं बन पाते दोनों अलग अलग। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये वेक्टर a के बराबर नहीं होंगे, ट्रायंगुलर लॉ ही आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए हमेशा आपको याद रखनी है ये बात कि जिधर वेक्टर का आपने कोई कंपोनेंट बना दिया, ये कंपोनेंट आपने लिया बीटा इस डायरेक्शन में, तो ये है इस वेक्टर a का कॉस कंपोनेंट, यानी a कॉस बीटा, और ये वाला होगा a साइन बीटा। ये बात बच्चों बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर a, और उसकी वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ a, चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है, या स्टेटमेंट में लिखा हो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो फिर आपको कैसे करना है, सिंपली ये फॉर्मूला अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये रहा 3D के लिए, 3 डायमेंशन के लिए, तो यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका ये वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर a इज़ इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी लिखा है इसलिए मैं सीधे अप्लाई करता हूँ, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि अंडर रूट में वही बातें लिखी हैं जो i j k कैप के कोएफिशिएंट हैं, उनके स्क्वायर ऐड हो रहे हैं सारे, इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको आप ऐड कर लेंगे सबको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 16 हो गया आपका 29, ठीक है। आप आगे लिखना चाहें तो आप इसके आगे यूनिट लिख सकते हैं। तो दूसरा एक और लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से होता कि वेक्टर a आपको दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तब आप क्या करते, तब आपकी वैल्यू हो जाती a की, तो उसमें रहता आपका 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट है -3, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप स्क्वायर, इनको ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू भी वही आएगी आपकी जो ऊपर आई है, 4 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16, ये भी 29 यूनिट आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब i j k कैप में ही दिया ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ से अगर मान लीजिए इस 4 को नहीं देता, केवल इतना देता, तब आपका 2D में हो जाता, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, ठीक है। तब उसमें उस केस में आपका हो जाता a इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तब ये वैल्यू हो जाती है आपकी 4 प्लस 9 अंडर रूट 13 यूनिट्स। इसी तरह मान लीजिए बीच में से j कैप नहीं होता और k कैप वाली वैल्यू होती 4k कैप, तब आप कैसे करते, आ रहे हैं उस केस में आप इसको यहाँ से ऐसे ले लेंगे, a इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 16 अंडर रूट 20, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 यूनिट्स। और सिंप्लीफाई करना चाहें और सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 5 की वैल्यू डालकर 2.23 से मल्टीप्लाई करके इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, a कैप इज़ इक्वल टू वेक्टर a बाई a, उसको हम ले लेते हैं। मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, सपोज़ यही वाला ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर आप निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर a डिवाइडेड बाई a। मैं इस वैल्यू से लेता हूँ,
यहाँ से ये वाली वैल्यू से ले रहा हूँ, 2i कैप प्लस 4k कैप का रिजल्टेंट a का हमने यहाँ निकाला हुआ है। तो ये वैल्यू हो जाएगी a, वेक्टर a की वैल्यू आप लिखेंगे 2i कैप प्लस 4k कैप, ये हमारे पास है ऊपर से, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे निकाला हुआ है 2√5। ये इसको स्प्लिट करके आप लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2√5 i कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√5 k कैप। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/√5 i कैप प्लस 2/√5 k कैप। ये आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। इस a कैप का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर a का है, जो भी डायरेक्शन है। अब चेक कर लीजिए कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अगर इस a कैप का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अब आप सिंपली a मत लिख देना। अब a कैप का मैग्नीट्यूड मॉड निकाल रहे हैं आप, तो ये जो वेक्टर आया है इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाएंगे i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप है नहीं यानी 0, k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई √5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे 1 वैल्यू आनी चाहिए। अगर 1 आती है तो आपका ये यूनिट वेक्टर ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 4/5, देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 4 5, √1 और √1 की वैल्यू भी होती है 1, यानी कि ये बिल्कुल सही वैल्यू। इस तरह से आप किसी भी यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हो बच्चों। आपको कोई भी वेक्टर गिवन होगा, आपसे कहा जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। सिंपली आपको वेक्टर a डिवाइडेड बाई a करना है, उसका पहले मैग्नीट्यूड ढूंढ लेना है उस वेक्टर का अगर नहीं पता है तो, और उसको ढूंढने के बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है वेक्टर a डिवाइडेड बाई a, और उसको सॉल्व करने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि वो ठीक है या नहीं। हो सकता है माइनस प्लस की कहीं पर आपसे मिस्टेक हो गई हो। तो ये थी बच्चों छोटी सी जानकारी रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए।